सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 5 ईयर की, इसके अंदर जो है आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे 133वां पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 132 भाग जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट्स देख रहे होंगे। बहुत जल्द ये सीरीज जो है हमारी ख़त्म होने वाली है और इसके बाद जो है हमारी इंडिया जीके जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंडिया जीके हमारी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो हरियाणा जीके की सीरीज है ना, ये 142 शिफ्ट तक जाएगी। तो अब जो है 8 से 9 भाग जो है इसके अंदर बचे हुए हैं। ठीक है, इसी मंथ जो है जनवरी के एंड में जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी और बहुत जल्द जो है इंडिया जीके भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज का वीडियो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है। आप सभी जानते हैं भाई महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था। 900 ईसा पूर्व जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जो है युद्ध लड़ा गया था। कौरवों और जो है पांडवों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 18 दिनों तक जो है ये युद्ध की लड़ाई चली थी। आई नो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। तो आप सभी जानते हैं भाई कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण थे ये पांडवों की तरफ से गए थे और जो है जब ये जाते हैं सभा के अंदर तो वहाँ पे दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन कहता है भाई जो ये कृष्ण भगवान होते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो आप बताइए, उस पर मैं विचार कर सकता हूँ। तो भाई फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप जो है आप जो है 5 गाँव दे दो भाई। ठीक है, आप 5 गाँव दे दो और इन्हीं 5 गाँव से जो है जो ये पांडव हैं ये संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ ये संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर वो कहता है कि दुर्योधन क्या कहता है कि एक सुई की नोक बराबर भी जो है मैं इनको जो है भूमि नहीं दूंगा। उसके बाद जो है फिर वो चले जाते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं। आप सभी जानते हैं आगे क्या बोला गया है, इन 5 गांवों का नाम। अब सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और एक रह गया, कौन सा हो गया, सोनीपत को आप सभी जानते हैं ये भी हरियाणा में है। दिल्ली को भी आप सभी जानते हैं। बागपत कहाँ पर है, ये यूपी के अंदर हो जाएगा भाई। ठीक है, तिलपत क्या हो जाएगा, तिलपत वर्तमान में जो फरीदाबाद है ना ये वाला हो जाएगा भाई, फरीदाबाद वाला। ठीक है, और कौन सा बच गया, और बच गया पानीपत। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पानीपत, यहाँ पे आ जाएगा पानीपत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखना और इनके जो है प्राचीन नाम भी याद रखना। पानीपत को जो है क्या कहा जाता था, पानप्रस्थ या फिर पांडुप्रस्थ कहा जाता था। दिल्ली को जो है इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। बागपत को जो है व्याघप्रस्थ कहा जाता था। तिलपत को जो है वर्तमान में फरीदाबाद कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में हरियाणा में डैश शहर की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं 1351-52 में जो है इसने फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। कई जगह आपको 1351 मिलेगा और कई जगह आपको 1352 भी मिलेगा, बट HSSC ने 1351 मानना है। फतेहाबाद के कॉन्टेक्स्ट में आप 1351 याद रखना। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, दोनों एक साथ नहीं देगा, डोंट वरी। ठीक है, तो याद रखना 1354 में जो है इसने क्या किया था, 1354 में जो है हिसार की स्थापना की थी और इसको क्या नाम दिया था, हिसार फिरोजा नाम दिया था। ठीक है, इसका अर्थ होता है फिरोज का किला। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है देखो, फिरोज का किला। यह हड़प्पा की सभ्यता से पहले की बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, ये हिसार हो जाएगा। ठीक है, हिसार की जो है स्थापना इसने 1354 में की थी। यहाँ पे देखो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में जो है इस शहर की नींव रखी थी और यहीं पर जो है राखीगढ़ी स्थल भी अभी याद रखना। ठीक है, राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल जो है ये कहाँ पर है, ये भी हिसार के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। ये यहाँ पे मूलतः लिख भी दिया गया है भाई, इसको भी पढ़ लेना पूरा। ये बायोडाटा यहाँ पे लिख दिया है। गुजरी महल का भी निर्माण जो है इसके द्वारा किया गया था। 4 गेट थे हिसार के। ठीक है, मोरी गेट हो गया, दिल्ली गेट हो गया, नागौरी गेट हो गया और तलाकी गेट हो गया। ठीक है, ये आप याद रखना। हिसार फिरोजा के नाम से जो है इसने स्थापना की थी। ठीक है, यानी फिरोज का किला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कौन है, तो आप 2026 वाला याद रखना। ठीक है, 2026 में कौन हो जाएंगे, विपुल गोयल हो जाएंगे, विपुल गोयल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर मैं अभी करवा रहा हूँ ना यहाँ पे हरियाणा जीके के साथ साथ जो है हरियाणा करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा है, बट डोंट वरी, हम हरियाणा करंट अफेयर भी करने वाले हैं।
लेकिन मैं कहना चाहूँगा नेशनल करंट अफेयर चला हुआ है भाई हमारा, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर वो काफ़ी डिटेल से चल रहा है, और उसके अंदर हम कौन सा कर रहे हैं, 2024 और 25 का कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल का करंट अफेयर आपको करना बेहद जरूरी है, मेरे साथ कर लेना या कहीं से भी कर लेना, बस कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये 2 साल का आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, और हम कैसे कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन आएगा ना, नियर बाई पास आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सालों के टॉप 500 जो है क्वेश्चन आपको अलग से निकाल के दे दूंगा, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट जो है संभावना होगी आपके एग्जाम में आने की, ठीक है। अभी एक बार आंखों के आगे से टॉपिक वाइज जो है निकाल लो, कोई ना कोई आंखों के में जो है जच जाएगा, कोई ना कोई दिमाग में रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए डिटेल से यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, अलग राज्य बनने से पहले भारत की आज़ादी के बाद हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था। तो आप सभी जानते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत का जो न्यायालय होता था ना, पहले ये लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से होता था, ठीक है, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से होता था। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े हो गए, तो ये जो लाहौर उच्च न्यायालय था ना, ये पाकिस्तान के अंदर चला गया, यानी कि पूर्वी पंजाब के अंदर चला गया। तो जो जो हमारा अभी पंजाब है ना, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता था, ठीक है। इसके 2 भाग हो गए थे, एक पूर्वी हो गया था, एक पश्चिमी हो गया था, ठीक है, एक पश्चिमी हो गया था। ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे पश्चिमी लिख लेना, यहाँ पे पूर्वी लिख लेना, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूर्वी बच गया था, तो ये लाहौर जो है पाकिस्तान में चला गया था। तो हमें हमें फिर 15 अगस्त 1947 को एक नया हाई कोर्ट बनाना पड़ा, जिसका नाम क्या रखना पड़ा, पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है। पंजाब उच्च न्यायालय जो है इसका नाम किया गया। और ये कहाँ पर स्थापना की गई इसकी, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, इसकी स्थापना शिमला में की गई थी मेरे भाई, ठीक है। इसकी स्थापना जो है शिमला में की गई थी, लेकिन शिमला में जो है काम करना काफ़ी कठिन था, क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती थी। इसीलिए इसको फिर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। कब ट्रांसफ़र कर दिया गया, जनवरी 1955 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। कहाँ पर कर दिया, चंडीगढ़ में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, चंडीगढ़ में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया। और चंडीगढ़ में जब ट्रांसफ़र किया ना, इसको कब ट्रांसफ़र किया था, 1955 में किया था। इस समय भी इसका नाम क्या होता था, पंजाब उच्च न्यायालय ही इसका नाम होता था। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई 1966 में, 1966 यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना ना, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है इसका जो है नाम कर दिया गया। इतनी जो है इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब साथ में आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, 1947 में जब आज़ाद हुआ ना, उस समय जो है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, रामलाल होते थे, ठीक है, रामलाल होते थे। कब होते थे, ये 1947 में होते थे। उसके बाद 1955 में भी आपको याद रखना है भाई, 1955 में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, तो ये अमरनाथ भंडारी होते थे, ठीक है, अमरनाथ भंडारी होते थे, ठीक है। और इसके बाद आप याद रखेंगे 1966 में कौन होता था, 1966 में जो है मेहर सिंह होते थे, ठीक है, मेहर सिंह होते थे। ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछा इसने, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था, तो ये शिमला में स्थित था मेरे भाई, ठीक है, शिमला में स्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, 22 फरवरी 2019 में आयोजित 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम राज्य क्या थी। तो आप 2026 वाला याद रखना, क्योंकि 2026 अगले महीने जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, फरवरी 2026 में, ठीक है, फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा सूरजकुंड मेला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई ये जो है कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो 39वां एडिशन जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। पहला मेला जो है 1987 में लगाया गया था, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होगी, ये देखो 38वां सूरजकुंड मेला लिखा है ना यहाँ पे 2025, इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको 39वां याद रखना है। ये रहा देखो 39वां सूरजकुंड मेला जो है 2026 में लगेगा, अभी 1 महीने के बाद। थीम राज्य इसका कौन सा है, ये भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। और देश की बात करूँ तो यहाँ पर मिस्र को चुना गया है। कहाँ पर है, मिस्र लिखा हुआ है यहाँ पे, थीम स्टेट होगी। और संयुक्त राष्ट्र की बात करूँ तो इस वर्ष मिस्र को जो है आधिकारिक भागीदारी देश जो है इसको बनाया गया मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप इसके बारे में याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, 2025 वाला है ऊपर का, ठीक है। ये चीज़ें भी आप
याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। और ये याद रखना भाई, ये पहली बार कब मनाया गया था, आई होप आपको पता होगा, पहली बार 1987 में मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था इसको, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसको कब मिला था, तो 2013 में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पंडित जसराज एक डैश है, तो आप सभी जानते हैं इनका जन्म जो है पीली मंदोरी हिसार में इनका जन्म हुआ था। मेवाती घराने से ये संबंध रखते हैं, ठीक है, मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। और ये एक शास्त्रीय गायक है मेरे भाई, ठीक है, शास्त्रीय गायक हो जाएंगे। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी है, मेवाती घराने से संबंध है। 28 जनवरी 1930 को जो है हिसार जिले के पीली मंदोरी में इनका जो है जन्म हुआ था। सम्मान इनको क्या क्या मिल चुका है, 2000 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण जो है सम्मानित इनको किया गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना, भारत रत्न हमारा जो है प्रथम जो है ये नागरिक सम्मान पुरस्कार है। और इन दोनों की स्थापना पद्म यानी कि पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1954 में जो है इन दोनों की स्थापना हुई थी। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म जो ये पद्म विभूषण पुरस्कार है ना, ये 2026 की जो है घोषणा हो चुकी है। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है ना, तो पूरी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, मैं जो है लिस्ट दे चुका हूँ, कहाँ पर दे चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट दे चुका हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट दे चुका हूँ, वो सारी देख लेना। करंट अफेयर 2026 नेशनल करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो है 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पूरी लिस्ट याद नहीं रख सकते, आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले पद्म विभूषण याद रखने हैं। पद्म विभूषण जो है कितने व्यक्तियों को मिला है, 5 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार कितनों को मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार जो है 13 व्यक्ति को मिला है। ये दोनों आप याद रखेंगे। और साथ में जो है आप क्या याद रखेंगे, इसमें हरियाणा के व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, ठीक है, हरियाणा के व्यक्तियों को भी इसके अंदर जो है पुरस्कार मिला है। उन व्यक्तियों को आप जरूर याद रखना, ठीक है, जो व्यक्ति हरियाणा से संबंधित है ना, उनको पद्म पद्म पुरस्कार जो है मिला है 2026 में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है, वो जरूर आप याद रखना। और पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। तो तुलसीदास की रचना जो है कौन सी नहीं हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। झाड़ू किसकी हो जाएगी, झाड़ू फ्री जो है ये प्रथम जो है उपन्यास हो जाएगा हरियाणवी भाषा में। और किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने लिखा था, ठीक है, राजा राम शास्त्री जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया था मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपको पता होगी आई होप, तो ये आप याद रखना, झाड़ू फ्री की जो रचना है राजा राम शास्त्री ने की थी मेरे भाई, ठीक है। और ये प्रथम उपन्यास भी है हरियाणवी भाषा में लिखा गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक हैं और कवि बाण भट्ट का एक प्रधान कार्य राजा डैश की जीवनी है। तो ये कहना चाह रहा है कि भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक हैं और कवि बाण भट्ट है, इनका एक प्रधान कार्य, इन्होंने जो एक बड़ा कार्य किया है, राजा डैश की जीवनी लिखी है। किसकी लिखी है, तो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, क्योंकि ये जो है इनके मित्र और दरबारी कवि होते थे, ठीक है, दरबारी कवि होते थे। 606 से 647 तक जो है इन्होंने शासन किया था, ठीक है। ये आपको पता होगा, वर्धन वंश से ये संबंधित रखते हैं, वर्धन वंश से जो है ये संबंध रखते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने जो है इसकी स्थापना की थी, पुष्यभूति ने, ठीक है, पुष्यभूति ने इनकी स्थापना की थी। और जो है प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम होता था, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन होता था। और ह्वेन-त्सांग जो है इनके दरबार में आया था, एक ह्वेन-त्सांग जो है चीनी यात्री था, इनके दरबार में आया था, ठीक है। कब आया था, 634-35 में आया था, ठीक है, 634-35 में आया था। 29 में जो है ये भारत में आया था, ठीक है। ये भी आप याद रखना, हर्षवर्धन की रचनाएं याद रखना, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, बाण भट्ट की रचनाएं भी याद रखना, हर्षचरित्र, कादम्बरी, और ह्वेन-त्सांग की रचना सीयू की, ये दोनों आप याद रखना। 618-19 में एक और युद्ध लड़ा था इसने, ठीक है, 618-19 में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर लड़ा था। एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है, एहोल अभिलेख से। और किसके साथ ये युद्ध लड़ा था, पुलकेशिन,
पुलकेशिन सेकंड के साथ जो है ये युद्ध लड़ा था और ये युद्ध हार गया था। पुलकेशिन जो है ये युद्ध जीत गया था। और ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति के द्वारा जो है इसको लिखा गया है मेरे भाई। ठीक है, सारी जानकारी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आप सभी जानते हैं भाई, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है हरियाणा के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में है भाई। ठीक है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग में ये जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी के जो निचली इलाकों में कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो ये मोरनी की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोरनी हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मोरनी हिल्स बोलते हैं। ठीक है, मोरनी हिल्स। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये पंचकुला के अंदर अवस्थित है। ठीक है, पंचकुला के अंदर अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर है, करोह चोटी। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी आप सभी जानते हैं भाई, सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली की। ठीक है, अरावली की। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ये अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी हो जाएगी, 652 मीटर हो जाएगी हाइट इसकी। और कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? नारनौल के कुलजातपुर में है भाई। ठीक है, कुलजातपुर गांव में है, कुलजातपुर गांव में। ठीक है, ये कहाँ पर है? नारनौल के अंदर ये अवस्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सारा मैंने लिख दिया, यहाँ पे पढ़ लेना प्लीज़ आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? तो आप सभी जानते हैं ब्लू बर्ड जो झील है ये कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है मेरे भाई। ठीक है, ये हिसार के अंदर है। ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। सुखना झील कहाँ पर है? यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। सुखना झील जो है ये एक मानव निर्मित झील है। और एक और आप याद नाम रखना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सुखना झील सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, चंडीगढ़ के अंदर अवस्थित है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आई नो ये आपको पता होगा। क्या आपको ये पता है कौन से सेक्टर में अवस्थित है ये? तो सेक्टर 1 के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने सेक्टर 1? क्योंकि HSSC के द्वारा ये पूछा गया है, बताइए सुखना झील चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में अवस्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेक्टर 1 के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, सुखना झील के साथ ये जो बड़कल झील यहाँ पे लिख दी गई है ना, ये भी एक मानव निर्मित झील है। ये भी याद रखना, क्या पता किसी दिन सुखना झील ना दे के जो है ये बड़कल झील दे दे, तो ये भी एक मानव निर्मित झील है, जिसको 1947 में जो है सिंचाई उद्देश्यों के लिए पहाड़ियों के बीच में एक तटबंध बनाकर जो है इसका निर्माण किया गया था मेरे भाई। ठीक है, सुखना झील यहाँ पे लिख दिए, सेक्टर 1 के अंदर अवस्थित है। और निर्माण इसका 1958 में किया गया था। मुख्य वास्तुकार की बात करूँ तो प्रसिद्ध वास्तुकार थे ली कार्बूजिए। और मुख्य अभियंता इंजीनियर कौन था? PL वर्मा था। इनके द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और आर्द्र भूमि का दर्जा इसको कब मिला? तो सुखना झील को वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि जो है घोषित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? 11 में बोला गया है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं भाई, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में क्या आपको याद रखेंगे? नेशनल पार्क इसका दर्जा कब मिला इसको? नेशनल पार्क का जो दर्जा है इसको 1991 में मिला था मेरे भाई। ठीक है, 1991 में जो है इसको मिला था। और जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है अभ्यारण्य का दर्जा इसको कब मिला था? अभ्यारण्य का दर्जा इसको मिला था भाई 1972 में मिला था। ठीक है, खोज इसको 1971 में हुई थी, पीटर जैक्सन के द्वारा खोजा गया था, ये पता है ना। 1900 क्या लिखेंगे? 1900 अभ्यारण्य का दर्जा 1972 में मिला था। ठीक है, 1970 में पीटर जैक्सन के द्वारा इसको खोजा गया था। और सुल्तान जो सलीम अली जो नाम का व्यक्ति थे ना, उसके लिए उसने भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं, देखो स्थान क्या है? सुल्तानपुर गांव हो जाएगा। विशेषता प्रवासी पक्षियाँ, विशेषकर साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, खोज का श्रेय की बात करूँ तो ये देखो पीटर जैक्सन को जो है खोज का श्रेय दिया जाता है। इसके विकास में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है डॉक्टर सलीम अली, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, 1971 में इसे एक पक्षी विहार के रूप में चिन्हित किया गया। 1972 में इसे हरियाणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। तो ये 1972 ही आएगा, कभी 1971 को। ठीक है, दर्जा कब मिला था? 1972 में मिला था, सिर्फ चिन्हित किया गया था 1971 में, याद रखना। 1991 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और 2001 में इसको रामसर सूची में जो है शामिल किया गया।
पता है ना आपको, हरियाणा में 2 रामसर सूचियां हैं, हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं, 2 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? पहला तो हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, इसका तो क्या लिखना है ये तो पता ही चल गया ना, सुल्तानपुर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भिंडावास हो जाएगा, ठीक है, भिंडावास हो जाएगा। और इसको जो है, इन दोनों को एक ही ईयर में मिला था, 2021 में जो है इनको रामसर भूमि का जो है दर्जा मिला था। और ये कहाँ पर अवस्थित है? झज्जर में अवस्थित है, ठीक है, झज्जर में अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में से किस नदी का उद्गम होता है? तो साहिबी नदी का उद्गम होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यूके से निकलती है। यूके के कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ये ग्लेशियर से निकलती है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? टांगरी नदी वही मोरनी हिल्स से निकलती है, मोरनी हिल से निकलती है। और कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी भी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं आगे भाई, ठीक है। ये भी याद रखना भाई, ये साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो रेवाड़ी जिले के कोट कासिम से ये जो है प्रवेश करती है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 30 में पता है भाई कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 44,212 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, ये कोमा आएगा, पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बड़खल झील डैश जिले में? तो आप सभी जानते हैं फरीदाबाद जिले में जो है बड़खल झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में को क्या बोला गया? हरियाणा का हिरण पार्क हिसार जिले में अवस्थित है, ठीक है, हिसार जिले में अवस्थित है, धांसू रोड के ऊपर ये अवस्थित है। 1970-71 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हिसार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करूँ तो 48 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य आकर्षण यहाँ मुख्य रूप से काला हिरण, चीतल, सांबर प्रजाति के हिरण जो है देखे जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज के जो है टॉप 15 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज हम जो है 133वां भाग जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया है मेरे भाई। बस आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहो, निरंतर प्रयास करने से ही जो है आपको सिलेक्शन होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। बाकी इधर उधर झाँकोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कंपटीशन हाई हो चुका है जितना आप सोच नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। जब सोचने समझने का टाइम आएगा ना, जब ये समय निकल जाएगा मेरे भाई। इसीलिए अपने पढ़ाई में घुसे रहो। 2-2.5 महीने की बात है, रिटर्न एग्जामिनेशन हो लेगा, उसके बाद दुनिया जितना मर्जी कर लेना। उसके बाद HSSC जो CET मेंस के पेपर है ना, वो गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी मेरे भाई, ठीक है, जितना मर्जी टाइम ले लेना। अभी हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के पेपरों में ये जल्दबाजी करती है। क्यों करती है? सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं 2 पोस्टों में आती है। अब दिखाए भी तो गई, हमने 7,000 हरियाणा पुलिस के लगा दिए, 12,000 जो हमने ग्रुप डी में लगा दिए, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है बस, बाकी ज़्यादा तो क्या बोलना है, आप समझदार हो, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो भाई, और बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये भी बोलना छोड़ रहा हूँ भाई, लाइक लुइक आप करते तो हो नहीं, कोई फ़ायदा तो है नहीं बोलने का, फिर बोलने का क्या फ़ायदा जब आप करते ही नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो भाई। और कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और तैयारी करते रहो लगातार, ठीक है। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, और सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा समय समय पर यहाँ पर, ठीक है। वर्तमान में हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं, हरियाणा जी के नेशनल करंट अफेयर और कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। और बहुत जल्द जो है हमारी इंडिया जीके की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।